हमें तो पता है अभी कि हर एक स्पोर्ट में कहीं ना कहीं पीईडी का यूज़ होता है, लेकिन ये एथलीट्स बच कैसे जाते हैं? और कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड की हाफ लाइफ अगर ख़त्म हो गई उसके बाद उस एथलीट्स को पकड़ा नहीं जा सकता है। देखो, हाफ लाइफ होती है एस्टर की। अब एस्टर क्या होता है, समझ लो कि एक चेन है, ठीक है, लोहे की चेन है। अब चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको तोड़ने में। तो अगर किसी कंपाउंड के साथ लंबी चेन को जोड़ दे तो वो उतना धीरे धीरे टूटेगा बॉडी में। और ये इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं कि मतलब एस्टर को अगर उसकी हाफ लाइफ होने के बाद चेक करेगी किसी की बॉडी में तो कंपाउंड ही मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलर एस्टर के साथ जो कंपाउंड जुड़ा है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसीलिए तो उसे हाफ लाइफ कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द गुरु घंटाल क्या करते हैं, हाफ लाइफ गूगल पे सर्च करके हाफ लाइफ ख़त्म होने के बाद पीसीटी करते हैं और पीसीटी फेल हो जाती, क्योंकि यार हाफ कंपाउंड अभी तो उस बंदी की बॉडी में है ना, उसको निकलने को टाइम लगता है ना, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीसीटीज फेल होती है। अब बात करेंगे कि ये सब कुछ झमेला होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द एथलीट्स कैसे बच जाते। तो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, सेल्फ रिसर्च किया है, तो दो ऐसे तरीके। सेकंड तरीके के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, फर्स्ट तरीका तो मुझे पता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी जो स्प्रिंटिंग वाले एकेडमी के जो टीनेज एथलीट्स है, स्पेशली गर्ल्स, उनको ना वो टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन देते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन विदाउट किसी एस्टर के, जिससे बॉडी में रैपिडली जाता है। अब सोचो, आप अगर बिना किसी एस्टर का कंपाउंड किसी को दोगे तो तुरंत बॉडी में जाएगा, अपना काम तुरंत स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका नतीजा क्या होगा, जल्दी उसको बाहर निकलने के लिए चांस मिल जाएगा, एलिमिनेट होने के लिए चांस मिल जाएगा। समझ रहे हो, उसका अपना काम खत्म हो गया, उसको निकलेगा। नतीजा क्या होता है इसका, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, रैपिड सीरम लेवल बढ़ेंगे तो रैपिड उसका जो भी टेस्टोस्टेरोन टू E2 में कन्वर्जन बोल लो और टेस्टोस्टेरोन टू DHT में कन्वर्जन बोल लो, तुरंत। मतलब ऐसा नहीं कि डाला लगे झटके में, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ घंटों के अंदर वो अपना काम कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ दी ये जो स्प्रिंटिंग या फिर स्विमिंग जो एकेडमी की जो टीनेज गर्ल्स है, उनकी आवाज़ देखो आप, एकदम मैनली फीचर्स बन जाते हैं उनकी, मैस्कुलिन आवाज़ हो जाती है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर मर्दों जैसा होने लग जाता है। तो ये तरीका बहुत सारे जो नॉन बॉडी बिल्डिंग जो एथलीट्स है वो ये तरीका यूज़ करते, बिना एस्टर्स के कंपाउंड यूज़ करते। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और ये स्पेकुलेशन है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है। वो है डिज़ाइनर पीईडीज, जिनका एक्सेस किसको होता है, टॉप लेवल के, एलिट लेवल के एथलीट्स को। ये नहीं कि भाई हम बाज़ार में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमको टेस्टोस्टेरोन जैसे मिल गया, या फिर समझ लो नैंड्रोलोन डेकाड्यूराबुलिन जो एस्टर के साथ उसका नाम है वो मिल गया। ऐसा नहीं होता है इन चीज़ों का, ये बहुत ज़्यादा प्राइस के होते हैं और इनको जल्दी एक्सेस नहीं कर सकते। सो वेलकम गाइस टू अनदर ट्रेनिंग सेशन। आज तो हम कर रहे हैं बैक, और जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि अब से हमने बॉडी पार्ट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया है टू मैनेज आवर रिकवरी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से
और बेटर रिजल्ट्स आने की संभावना है, क्योंकि डोसेज अभी 700 mg है, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स भी हमें उस हिसाब से देने पड़ेंगे। तो करेंगे ढेर सारी बातचीत आपके साथ इस सेशन में। अभी तो वार्म अप सेट हो गया है, वर्किंग सेट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम से एक पार्शल ज़्यादा गया, अच्छी बात है। स्टिफ लेग और लेग के डे पे स्क्वाट्स दोनों एक साथ करते हैं तो बैक की बैंड बच जाती है। दैट्स वाई अभी से लोड इंक्रीज वाला है, इस पर हम काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, इस वजह से दोनों को सेपरेट किया है। तो फिर यहाँ पे बात ये भी आ जाएगी ना आपके मन में कि क्या ऐसा कोई डिज़ाइनर पीडी है या फिर विदाउट एस्टर वाला पीडी है जिससे हम रॉनी कोलेमन बन सकते हैं। देखिए, ये गलती आपकी नहीं है। एक्चुअली माइंडसेट भी ऐसा है, इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ बैकग्राउंड चेक किए बिना मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो बनाते और इनिशियली ये गलती सबसे होती है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैसे, ये भी मैं आपको प्रूव करूँगा विथ लॉजिक, ठीक है। तो आपको पता है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स अभी ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट में लीड कर रहे हैं। लीड भी नहीं कर रहे होगे तो आप ये कह सकते हो कि हर एक स्पोर्ट में उनकी पकड़ अच्छी है। तो आप ये चीज़ तो मानते होगे कि कहीं ना कहीं रॉनी कोलेमन जैसे जेनेटिक्स किसी और के पास भी होगी, बराबर। जेनेटिक्स का हो गया आपका क्लियर कि हाँ भाई किसी के पास रॉनी कोलेमन जैसे जेनेटिक्स हो गए, ये फंडा क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि कई सारे उन जेनेटिक्स वाले बंदों में बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स थे, बराबर। उनमें से कई लोग मिस्टर ओलंपिया भी बने, बराबर, अच्छे जेनेटिक्स वाले। लेकिन क्या वो रॉनी कोलेमन के लेवल पे पहुंच पाए? आज भी द ग्रेटेस्ट किंग बोला जाता है उनको। कोई पहुंच पाया अफ्रीकन अमेरिकन बॉडी बिल्डर? नहीं ना, ठीक है। क्योंकि बाकी जो भी बॉडी बिल्डर्स थे अफ्रीकन अमेरिकन, उनमें से इतने लाखों बॉडी बिल्डर के पास किसी न किसी के पास तो रॉनी कोलेमन के लेवल का, भाई 100% नहीं बोल सकते, 90% तो जेनेटिक्स हो गए। अच्छा 95% होंगे,
बराबर। लेकिन पहुंच पाए क्या वो अफ्रीकन अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स रॉनी कोलेमन के लेवल पे? क्यों नहीं पहुंच पाए? अभी बताता हूँ आपको। ये जो चिल्ले पिल्ले रॉनी कोलेमन के रिसेंट वीडियोस देखते जिसमें वो व्हीलचेयर पे से उठते, फिर वहाँ पे इंजेक्शन वाला इमोजी डाल के बहुत कूल समझते अपने आप को, इनको पता भी नहीं है कि कौन है रॉनी कोलेमन। आप ना रॉनी कोलेमन हैवी लिफ्टिंग ऐसे वीडियोस सर्च करो, वो देखो उन्होंने कितना हैवी स्क्वाट किया है। बस देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, नंबर कुछ नहीं बताऊँगा, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि आप क्यूरियस बनो। जब बंदे को हम क्यूरियस बनाते हैं ना, वो एक्चुअली सीखने के नज़रिए से देखता है। ठीक है, तो आप क्यूरियस बनो और सर्च करो। और वो एक्सरसाइज की वजह से उनको इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो आज व्हील चेयर पे है। ठीक है, अब रॉनी कोलेमन का माइंडसेट देखो। एक नहीं, मल्टीपल इंटरव्यूज़ में उनको पूछा गया कि आपका लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था। वो बोलते कि जो हैवीएस्ट स्क्वाट उन्होंने किया था ना, जब उसके आई गेस 6 to 7th रेप में उनको ऐसा लगा था कि उनको इंजरी हो गई, तो उन्होंने स्क्वाट करना स्टॉप कर दिया था। तो रॉनी कोलेमन का माइंडसेट, मेरे को देखो यहाँ पे गूज़बम्स आ रहे। रॉनी कोलेमन का माइंडसेट सोचो क्या था कि इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मुझे इंजरी हुई और मैंने वो जो स्क्वाट री रैक किया था ना, वो जो वेट को री रैक किया था ना, वो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है। क्योंकि मुझे आज भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो इंजरी होते हुए भी मैं आगे और 3-4 रेप कर सकता था। अब बोलो मुझे, ये माइंडसेट कौन से जेनेटिक्स से या कौन से पीढ़ी से आ सकता है, इस लेवल का माइंडसेट? भाई बॉडी बिल्डिंग में टॉप लेवल पे वो बंदा इस वजह से, क्योंकि जेनेटिक्स प्लस डिसिप्लिन प्लस पीढ़ीज ऑन टॉप ऑफ दैट, वो चैम्पियन माइंडसेट। ठीक है, चैम्पियन माइंडसेट रॉनी कोलेमन के पास था। इस वजह से वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। सिर्फ ये इंजेक्शन की इमोजी तुम डालते हो ना, उसकी वजह से नहीं। तो ये थोड़ा इन जो इंटरनेट के बहुत उभरते हुए नन्हे नन्हे बालक है ना, उनको आइडिया नहीं है, सोचा कि इस चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है। सो ये देख रहे हो, ये लगा हमारा फुल स्टैक फॉर सीटेड रोज, एंड ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद कल का सेशन होगा ज़ोरदार। कल चेस्ट है। चलो भाई खींचो।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल भी ऐसा ही धमाकेदार वर्कआउट होगा, अनफिल्टर्ड चैट होगी आपके साथ। मिलते हैं कल के सेशन में।